Hello and welcome back to our YouTube channel called Perceptron Career। एंड आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा लीनियर रिग्रेशन। सो आज का जो कंप्लीट फ्लो होगा वीडियो का वो काफ़ी सिमिलर होगा बाकी वीडियोस के तरह। फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे लीनियर रिग्रेशन का, फॉलोड बाय इसको लीनियर रिग्रेशन क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है बट हम वो देखेंगे, नॉट स्पेसिफिकली बाय लीनियर बट ऑल्सो बाय लीनियर रिग्रेशन। हम जो वर्ड रिग्रेशन यूज हो रहा है उसके पीछे का भी जो हिस्ट्री है वो भी देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो भी देखेंगे। और देन फॉलोड बाय सेम हम टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और आप जब वो टाइप्स देख रहे होगे तो आपको एक यू विल गेट अ प्रीटी गुड अंडरस्टैंडिंग कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, एंड देन फाइनली हम जो लीनियर रिग्रेशन में जो मैट्रिक्स यूज होते हैं टू कैलकुलेट लॉस, हम वो भी देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या मैट्रिक्स यूज होते हैं। क्योंकि हर एक हमारा एक मॉडल हमको एक प्रिडिक्शन देता है जो वाई हैट होता है और एक एक्चुअल वैल्यू होती है। तो इन दोनों को कंपेयर कैसे किया जाता है वो यूज होता है मैट्रिक्स के द्वारा। तो हम लीनियर रिग्रेशन में देखेंगे कि क्या क्या मैट्रिक्स यूज होते हैं। और मैं इस वीडियो में सिर्फ मैट्रिक्स के डेफिनेशन तक ही रहूँगा। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो कंप्लीट होगा, दैट विल कवर ऑल द मैट्रिक्स यूज्ड इन रिग्रेशन प्रॉब्लम। उसमें हम कंप्लीट डेप्थ में जाएंगे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में हम सिर्फ excuse me, हम इस वीडियो में सिर्फ उसके डेफिनेशन तक ही लिमिट करेंगे क्योंकि मेन फोकस है लीनियर रिग्रेशन समझना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेट्राइसिस, बट आई विल कवर दिस इन ग्रेट डिटेल इन माय अपकमिंग वीडियोस। ओके, फिर हम देखेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो है अजम्पशंस। आप जब भी एक एमएल इंटरव्यू में बैठते हो किसी एक पर्टिकुलर एमएल इंजीनियर के रोल के लिए, अगर लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक कम्स अप, then there is a very high chance or there is a very good chance that you will be asked the question, what are the assumptions? And a follow-up questions would be, why are those assumptions valid or why are those assumptions necessary? तो why, what are the assumptions तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बट why are the assumptions like that हम वो भी कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। I hope this will cover all the topics of linear regression. Okay. And starting with the definition, पहले मैं ये definition आपको एक बार पूरा पढ़ के बताऊंगा and then we will decode it. Okay. So it goes like this. This is the definition of linear regression. This is not the only definition, but this is the definition that I found good. So it goes like linear regression. It is a statistical method. Okay, it is a statistical method used to model the relationship between dependent variables and one or more independent variables. Okay, it assumes a linear relationship between the independent variables and the dependent variables. Okay, so definition काफी clear है अपने में, but there are certain terms जो उसमें आ रहे हैं. The very first term is statistical method. So linear regression एक statistical method है.
What do you mean by statistical method? It means that जब भी हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक डेटा पे ट्रेन करते हैं, तो वो जो डेटा होता है ना, वो एक सैंपल होता है, सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। तो स्टैटिस्टिकल मेथड ये कहता है, by doing some statistical testing or some statistical calculation on the sample data, it tells us about the population of data. अगर आपको सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करेंगे कि सपोज हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें देखना है कि जो एक स्टूडेंट के 10th के मार्क्स हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं उसका उसका एलपीए कितना लगेगा या उसका पैकेज कितना लगेगा कॉलेज में। स्टूडेंट के 10th के मार्क्स कैसे अफेक्ट करेंगे उसके पैकेजेस पे, कॉलेज प्लेसमेंट पैकेज। तो वर्ल्ड में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनने 10th क्लियर किया होगा और जिनकी जॉब लगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल द डेटा। सारे स्टूडेंट्स जिनने भी 10th क्लियर किया है और उनकी प्लेसमेंट लगी है, उनका डेटा कलेक्ट करना इट इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क टू डू। तो हम क्या करते हैं ना, हम इमेजिन कर लेते हैं कि हम 20,000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, और ये 20,000 स्टूडेंट्स जो डेटा है, ये एक सैम्पल डेटा है पूरे पॉपुलेशन में। पूरा पॉपुलेशन मतलब सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड में जिनने 10th क्लियर किया है और उनका पैकेज प्लेसमेंट लगा है। तो उसमें से उस सारे पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड यही कहता है कि अगर हमने सैंपल डेटा पे कुछ प्रिडिक्शन की है, वो पॉपुलेशन में भी अप्लाई होती है। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये जो 10th है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारा एलपीए है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? जो भी वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी है, दैट इज dependent variable. And why it is called dependent variable? Because this dependent variable is depending on this variable which is called the independent variable. जिस भी वेरिएबल्स को आप यूज करके कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हो, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो इन दिस केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 10th का मार्क्स और डिपेंडेंट वेरिएबल इज एलपीए जो है पैकेज। तो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, हो सकते हैं। जैसे 10th के साथ हम 12th का मार्क्स भी कंसिडर कर सकते हैं, और कॉलेज में कितना सीजीपीए या परसेंटेज है वो भी कंसिडर कर सकते हैं, और उसको यूज करके हम पैकेज की वैल्यू निकालेंगे। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी वन और मोर। बेस्ड ऑन दैट हमारे टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ओके, सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर। ये इतना ही डेफिनेशन था। और इस डेफिनेशन में एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि जैसे 10th के मार्क्स हैं, वो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं विद द आउटपुट वेरिएबल और द डिपेंडेंट वेरिएबल। लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप डी डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालोगे with respect to differentiation of dependent variable, तो वो एक सॉरी उल्टा होना चाहिए, सॉरी आई मेड मिस्टेक हुई। तो अगर आप
अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक लीनियर वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये एक बीटा हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5। ये एक लीनियर टर्म है, इट इज नॉट बी स्क्वायर या बी क्यूब। ये स्क्वायर टर्म या क्यूब टर्म नहीं है, इट इज लीनियर टर्म, इसकी पावर 1 है। तो ऐसा रिलेशनशिप होता है, ओके, वो कंपल्सरी है होना। ओके, so this said and done, the definition part I hope it is very clear। जो important terms है मैंने बता दिए from the interview point of view। Now comes a very interesting part, जो कि है why this name। इंटरव्यू में ये शायद पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल इट इज बेटर टू नो। अगर आपको पूछा, मतलब आप लीनियर रिग्रेशन के बारे में बता रहे हो एंड यू एंड अप टेलिंग दिस स्टोरी एज वेल, तो वो हो सकता है कि एक अच्छा इंप्रेशन छोड़े, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द स्टूडेंट कि उसने बहुत समझने की कोशिश की है टर्म्स। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर का, तो आपको समझ में आ गया कि व्हाई लीनियर इज देयर, व्हाई रिग्रेशन इज देयर द टर्म, व्हाई रिग्रेशन इज देयर। तो इसकी एक स्टोरी ये है कि अगर मेरे को नाम एकदम सही से याद आ रहा है, शायद वो फ्रांसिस थे, फ्रांसिस गैल्टन, या फ्रांसिस गैल्टन थे। ये एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे, जो एक स्टडी कंडक्ट कर रहे थे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ फादर वर्सेस सन के हाइट के बीच में रिलेशनशिप कंडक्ट कर रहे थे, मतलब स्टडी कर रहे थे कि हाउ देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ फादर और सन के बीच में एक स्टडी कंडक्ट कर रहे थे। तो उनको ये स्टडी में ये मिला कि अगर फादर की हाइट ज़्यादा है तो सन की भी हाइट ज़्यादा होती है, और अगर फादर की हाइट छोटी है तो सन की भी हाइट छोटी होती है। ये बहुत सिंपल सा जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, जो उनने मैथमेटिकली डेटा से प्रूव भी किया। बट इसके साथ उनने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। अगर आप, जो फादर की हाइट है वो कुछ ज्यादा ही लंबी है, इट इज एक्सट्रीमली हाई, फॉर एग्जाम्पल वो 7 फुट के हैं, तो जरूरी नहीं है जो उनकी सन की हाइट है वो भी बहुत ही ज्यादा हो। ऐसा केस में उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर फादर की हाइट इज ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, या तो बहुत ही ज्यादा हाई या बहुत ही ज्यादा लो, देन सन की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती है, बल्कि सन की हाइट जो मेन पॉपुलेशन की हाइट है वो होती है। तो इधर से उनने ये टर्म कॉइन किया, जो है रिग्रेशन। सन की हाइट पॉपुलेशन की जो मीन हाइट है, जो भी सारे पॉपुलेशन की मीन हाइट है, उस पे रिग्रेस करती है, उस पे मूव करती है। ठीक है, वेन एवर देर इज एक्सट्रीम केस, पापा की हाइट, फादर की हाइट, इट इज ही इज वेरी लॉन्ग और ही इज वेरी शॉर्ट, so it does not imply that his son will be very tall or very short। it it proves that कि जो सन की हाइट है ना, जो पॉपुलेशन की जो मीन हाइट है उसके आसपास होती है, इट रिग्रेसेस टुवर्ड्स द मीन। दैट्स हाउ द रिग्रेशन वर्ड वाज कॉइन्ड, और इस वर्ड इस इसमें यूज भी किया गया। ओके ग्रेट, स्टोरी समझ में आ गई, आई होप इंटरेस्टिंग लगी हुई। अगर नहीं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके, टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। द वेरी फर्स्ट टाइप is called simple linear regression। simple linear regression, इसका क्या मतलब होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है
जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। ओके, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो आपको प्रिडिक्ट करके देता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ओके, सो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। बी नॉट आपका इंटरसेप्ट टर्म है, बी वन आपका स्लोप है, एक्स आपकी वैल्यू है। इट्स वेरी सिंपल, ये एक लाइन की इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसका ये मतलब है आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। हो सकते हैं टू, हो सकते हैं थ्री, हो सकते हैं फोर, हो सकते हैं अप टिल एन। ओके, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ऐसे मॉडल्स को कहा जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, वो ऐसा लिखा जा सकता है बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस प्लस डॉट डॉट बी एन एक्स एन, वेर ये जो x है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। बी नॉट हमारा इंटरसेप्ट टर्म है, और बीटा वन बीटा टू बीटा एन तक ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि y का क्या मतलब है, बीटा नॉट क्या कर रहा है, बी वन क्या कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको वो सारे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम एक और टाइप होता है, पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये बीटा वन क्या है, बीटा टू क्या है। ओके, तो जो आखिरी टाइप है वो है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस बीटा थ्री एक्स टू प्लस बीटा फोर एक्स टू का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। ये स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं, ये क्यूब भी हो सकता है, रेज टू पावर फोर भी हो सकता है, बट अगर रेज टू पावर थ्री है तो पहले रेज टू पावर वन होगा, फिर टू होगा, और एक्स वन का रेज टू पावर थ्री होगा। अगर रेज टू पावर फोर का हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन लिया है तो एक्स वन टर्म होगा, एक्स वन स्क्वायर टर्म होगा, एक्स वन क्यूब टर्म होगा, फिर एक्स वन फोर टर्म होगा, और आप कोएफिशिएंट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें y तो आपको समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, बीटा नॉट मैथमेटिकली इसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्लॉट बना दिया, ये इसका 10th के मार्क्स हैं और ये इसका एलपीए है, तो बीटा नॉट ये एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऐसा बना। तो बीटा नॉट हमारा ये रिप्रेजेंट करता है इफ योर एक्स वन इज जीरो, एक्स जो यहाँ पे 10th के मार्क्स हैं वो जीरो है, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू बीटा नॉट रहेगा, तो ये जो है ये बीटा नॉट, और ये लॉजिकली भी बहुत आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने वो 10th में फेल हो गया, ओके, वो 10th में फेल हो गया, बट स्टिल ऐसा ज़रूरी तो नहीं है उसके आगे जाके जॉब नहीं लगेगी। क्या पता वो किसी उसने अपनी कंपनी खोल दी और उसका खुद की कंपनी में उसने अपनी पैकेज 50 लाख रख लिया, एल ये रख लिया। तो बीटा नॉट ये रिप्रेजेंट करता है what will be the value of your dependent variable when all the independent variable values is equal to 0.
ठीक है। और ये सारे जो कोएफिशिएंट टर्म्स हैं इनको कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल बीटा वन और बीटा टू के बीच में कंपेयर करते हैं। एक्स वन हमारा 10th का मार्क्स है और एक्स टू हमारा 12th का मार्क्स है। और बीटा वन की जो वैल्यू है वो है 2 और बीटा टू की जो वैल्यू है वो है 3। तो ये डिटरमाइन करता है कि जो x1 है इसका कितना वेट है, ये डिटरमाइन करने की y की वैल्यू कितनी होगी। इसमें 10th के जो मार्क्स हैं वो 2 टाइम्स इफेक्ट करते हैं y पे, वेर एज 12th के जो मार्क्स हैं वो 3 टाइम्स इफेक्ट करते हैं आपके LPA पे, जो फाइनल प्लेसमेंट लगेगी। तो ये बीटा वन बीटा टू ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका कितना रोल प्ले होता है हमारे y की वैल्यू प्रिडिक्ट करने में। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो सिमिलरली आगे बीटा एन, ये जो बीटा बी एन है वो ये बताता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एन वो कितना रोल प्ले करता है y डिटरमाइन करने में। अगर फॉर एग्जांपल बीटा नॉट 0 हो जाए तो उसका ये मतलब है x1 कोई रोल प्ले नहीं करता y को डिटरमाइन करने में। ओके, तो कोएफिशिएंट्स का ये मतलब होता है। ओके, आई होप यू गॉट दिस। और हम एक प्लॉट के तरफ से समझेंगे कि ये कैसे दिखते हैं। लीनियर रिग्रेशन में जो सारे प्लॉट्स होते हैं ना वो एक स्ट्रेट लाइन होते हैं 2D में, एक प्लेन होते हैं 3D में, और एक हाइपर प्लेन होते हैं 3D से सारे ऊपर डायमेंशन में। तो 2D में आप इमेजिन कर लो कि अभी ये, मैं एक और एग्जांपल इधर बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे LPA है और ये हमारे 10th के मार्क्स हैं और ये हमारा एक लीनियर रिग्रेशन लाइन हमने प्लॉट की है और ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिस पे वो ट्रेन हुआ है। तो ये बेस्ट फिट लाइन हमने निकाली, ये हमारा बीटा नॉट है और इसका जो स्लोप है वो बीटा वन है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट होता है। अगर 3D में आपको इमेजिन करना है तो 3D में कुछ ऐसा दिखेगा। इन 3D ये प्लॉट ऐसा दिखेगा। x2 यहाँ 12th के मार्क्स हैं, x1 हमारे 10th के मार्क्स हैं और ये जो y है हमारा LPA है। पैकेज कितने का लगा, लैक्स में। तो 3D में प्लेन ड्रॉ होती है, 2D में एक लाइन ड्रॉ होती है और 3D के ऊपर जो भी डायमेंशन होते हैं उसमें हाइपर प्लेन बनती है। Okay, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमने तो, अगर आपको याद रहेगा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे y और x में। बट जब यहाँ पॉलिनॉमियल मॉडल्स या पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर टर्म आ गया, या अगर हमने क्यूबिकल पॉलिनॉमियल सेलेक्ट किया है अपने कोड्स में, जब आप कोड करते हो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए। तो अगर क्यूब टर्म आ गया, स्क्वायर टर्म आ गया, तो ये लीनियर कैसे रहा। ओके, ये लीनियर कैसे रहा, इसको हम लीनियर रिग्रेशन में क्यों डाल रहे हैं। तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हम लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू और B1 में बीटा अच्छे से लिख देता हूँ, आई जस्ट रीराइट दिस।
ये हम इन टर्म्स ऑफ बीटा नॉट, बीटा वन और बीटा टू के टर्म्स में कह रहे हैं कि ये एक लीनियर मॉडल है। हम एक्स के टर्म्स में नहीं कह रहे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में नहीं कह रहे कि वो लीनियर मॉडल है। वी आर डिफाइनिंग इज दिस एज अ लीनियर मॉडल विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, क्योंकि हमने, अगर आपको याद रहेगा, हमने डिफरेंशिएट किया था डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये बीटा होता है। दिस इज लीनियर, सो दैट्स व्हाई हम इसको लीनियर मॉडल कह रहे हैं। सो लीनियर, आप पॉलिनोमियल मॉडल, आप ये देख सकते हो कि अगर आपका जो डेटा है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ एक कर्व टाइप का या एक बहुत ही एक कर्वेचर में फॉलो कर रहा है या लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आप पॉलिनोमियल मॉडल से उसको मॉडल कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका डेटा का जो स्प्रेड है, आपका जो डेटा का स्प्रेड है वो एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करे। ये ज़रूरी नहीं है तब ये एक लीनियर मॉडल बनेगा, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपका, अच्छे से बना देता हूँ इसको। ठीक है, अगर आपका डेटा एक किसी कर्व में भी फॉलो हो रहा है, अगर आपका डेटा ऐसा फॉलो हो रहा है, जो कि वहाँ आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है, तो आप एक पॉलिनोमियल मॉडल से इसको मॉडल कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल उस केस में इस्तेमाल होंगे जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक ऐसा लग रहा है, जब प्लॉट करोगे आपको लग रहा है कि एक लीनियर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो आप इसको पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन से मॉडल कर सकते हो। ओके, ग्रेट। अभी हम एक और टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैट्रिसेस क्या क्या यूज होते हैं in calculating loss. Okay, loss is nothing but it is also defined as residue, or mathematically it is the difference between y y dash, ये predicted value है, ये predicted value है, और y जो कि actual value है। आपका लीनियर मॉडल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, जब वो ट्रेन हो रहा होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं करता, वो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं, उसको एक वैल्यू देने के लिए कि एरर कितना है। और वाइल ट्रेनिंग हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हम एक ऑप्टिमल बीटा, बीटा वन, बीटा टू के वैल्यूज पे पहुंचे जहाँ पे ये जो लॉस है ना ये मिनिमाइज हो जाए, और इसको हम ग्रेडियंट डिसेंट, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है उसके थ्रू करते हैं, जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मैट्राइजेस क्या क्या यूज होते हैं मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर, इसको हम MSC भी बुलाते हैं। ये होता है मीन स्क्वायर एरर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा होता है, वाई आई प्रिडिक्टेड माइनस वाई आई एक्चुअल का होल स्क्वायर, इसका समेशन करेंगे सारे डेटा पॉइंट्स पे और हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन स्क्वायर एरर। इट इज द square of the difference between the predicted value and the actual value averaged over all the data points. Okay, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो हम यूज करते हैं। दूसरा मैट्रिक्स जो हम बहुत ही पॉपुलरली यूज होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर सेम है, हम एवरेज करेंगे ओवर ऑल द डेटा पॉइंट्स
बट ओवर हियर हम इसका ना रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर एरर। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मीन स्क्वायर एरर है तो रूट मीन स्क्वायर एरर क्यों यूज कर रहे हैं? हम एक बस एक रूट डाल के हम ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि दो दो मैट्रिक्स आ गए? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज हम और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना अपने प्रॉब्लम को। जितना हम अपने आप पास ऑप्शंस रख रहे हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो जाता है, कब क्या यूज करना है। ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं, उनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और कौन से सिचुएशन में क्या यूज करना है वो हम देखेंगे। ओके, अभी बस मैं आपको कुछ लिस्ट डाउन करवा देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर हो गया, एक मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। इसका ये है कि हम सारे डेटा पॉइंट्स का मीन लेंगे और हम एब्सोल्यूट वैल्यू प्रेडिक्ट मतलब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम मॉड्यूलस ले लेंगे। हमको ये मतलब नहीं है कि एरर पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके। इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये बहुत ही यूज्ड हैं ये तीनों। इसके साथ और भी यूज्ड होते हैं। एक होता है R2 स्कोर, पांचवा होता है एडजस्टेड R2 स्कोर। अभी मैं इनका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं बता रहा क्योंकि वो आपको शायद और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। बट इसका सिंपल फंडामेंटल ये है, R2 स्कोर ये बताता है कि हमारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितना वेरिएंस वेरिएंस कैप्चर कर पाते हैं इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक वेरिएशन होगा फॉर वेरी सिमिलर टाइप ऑफ इनपुट। आपका जो आउटपुट होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो हमारे जो ये इस टाइप के वेरिएशंस हैं जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स के वेरिएशन को या डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या कैप्चर कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं R2 स्कोर। तो R2 स्कोर का एक ड्रॉबैक होता है जो अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ बताने के लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक मैट्रिसेस में मैट्रिक्स पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे एकदम डिटेल में, उसमें कवर करेंगे। तो एडजस्टेड R2 स्कोर भी सिमिलर R2 स्कोर जैसा ही होता है, बट इसमें हम मैथमेटिकली एक और टर्म, दो टर्म और ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ फीचर्स जो कि हमारा इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नंबर होते हैं, और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। R2 स्कोर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम डेटा पॉइंट ये दो नंबर्स और ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स ले लें, इनपुट फीचर ले लें जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो R2 स्कोर बढ़ता रहता है। ठीक है, जो कि ये बताता है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लें तो ओवर फिटिंग के इशू क्रिएट करता है। बट हमारा R2 स्कोर बताता है कि R2 स्कोर 90 दिखा रहा है, 98% तक दिखा रहा है। तो ये तो अच्छे नंबर्स हैं, 98% तक के वेरिएशंस हमारे कैप्चर कर पा रहे हैं। बट इतने हाई वैल्यूज ओवर फिटिंग दिखाते हैं क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नंबर्स ही बहुत ज़्यादा हैं। हमने 50 60 100 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए, तो वो ओवर फिटिंग क्रिएट करते हैं। तो वो एक्चुअल मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बताते, इसीलिए हमने एडजस्टेड R2 स्कोर भी बनाया है
जो ये दो नंबर ऑफ फीचर्स और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जिस पे ट्रेन हुए, ये दो और इनपुट लेके फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट करके ये जो ओवर फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी कंसिडर करके एक बहुत ही आ, अच्छा एस्टिमेट देते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस का। मैथमेटिकली मैं नहीं अभी बता रहा, ओके, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो दैट्स इट। और भी आपको रिग्रेशंस में मिलेंगे, बट दीज फाइव आर टॉप मोस्ट एंड मोस्ट यूज्ड इज RMSC और R2 स्क्वायर आपको बहुत ही वाइडली यूज्ड मिलेगा। हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि क्यों ये इतना वाइडली यूज्ड है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो इंटरव्यूज में बहुत ही पूछा जाता है, वो है assumptions इन लीनियर रिग्रेशन। क्या क्या assumptions हैं? तो वेरी फर्स्ट assumptions ये है कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर करने के लिए मॉडल है। तो by default by default the relationship between the independent variables and dependent variables is linear। ये लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं हुआ तो जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। द परफॉर्मेंस विल गो डाउन। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वाई भी आंसर कर रहा हूँ। व्हाट आर assumptions, व्हाट आर द assumptions एंड व्हाई आर दीज assumptions वैलिड। अगर एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है पर आप एक लीनियर मॉडल यूज कर रहे हो, तो इसका बहुत ही क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि आप गलत प्रॉब्लम के लिए गलत मॉडल यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर गलत मॉडल यूज कर रहे हो तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बुरा होगा। तो ये एक अजम्पशन लेके चला जा रहा है कि आप जो डेटा यूज कर रहे हो वो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अगर वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, परफॉर्मेंस खराब होगा। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, फाइन, ग्रेट। दूसरा है इंडिपेंडेंस। ये बोला जाता है, जैसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम देखा जा रहा है कि 10th के मार्क्स और LPA पे क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट 90% 10 lakhs, 85% 11 lakhs, 95% 17 lakhs। तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट? तो इन ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुए अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो इसका ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि देखो इसका आउटपुट इसके आउटपुट को डिटरमाइन करेगा। तो वैसे प्रॉब्लम, अगर वैसा केस है तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल उस पर फिट नहीं होगा। उसमें फिर आपको टाइम सीरीज एनालिसिस लगानी पड़ेगी या दूसरे टेक्निक लगाने पड़ेगी उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंस नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है आपके डेटा सेट में, आपका डेटा सेट एक दूसरे डेटा को अफेक्ट कर रहा है, एक इनपुट डेटा दूसरे इनपुट डेटा के वैल्यूज को अफेक्ट कर रहा है, तो लीनियर रिग्रेशन वैसा मॉडल काम नहीं करेगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन रहा है जो कि दवाई के एक क्वांटिटी पे एक ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है वो दिखा रहा है। अगर डेटा ऐसा कलेक्ट किया गया है, सपोज डेटा एक ही फैमिली ट्री से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, तो एक ही फैमिली ट्री में जेनेटिक सिमिलर होंगे, राइट? तो
इसका ये मतलब है कि अगर एक बंदे को एक पर्टिकुलर टाइप का इफेक्ट आ रहा है, तो ये बहुत ही प्रोबेबल है कि वो दूसरे बंदे पे भी उसको सिमिलर टाइप का इफेक्ट दिखे। बट बाहर के पॉपुलेशन में आउटसाइड ऑफ द फैमिली ट्री वैसा इफेक्ट देखना ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। तो ऐसे केस में ये अगर इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, तो लीनियर रिग्रेशन वो मॉडल वो प्रिडिक्शन अच्छा नहीं देगा। अगेन द परफॉर्मेंस, द एक्यूरेसी विल गो डाउन। ओके, बेसिकली का ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, डेटा पॉइंट्स के बीच में सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सिंपल फॉर्मूला, अगर वो नहीं होगा परफॉर्मेंस खराब होगी, क्योंकि इसका आउटपुट इसको डिटरमाइन करेगा, इसका आउटपुट इसको डिटरमाइन करेगा, तो वो एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैप्चर नहीं कर पाता वैसा रिलेशनशिप। ओके, ग्रेट। अब तीसरा एक होमोस्केडास्टिसिटी है, सॉरी इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, होमोस्केडास्टिसिटी। ओके, तो इसका एक डेफिनेशन है, residue have constant variation across all the levels of independent variables। थोड़ा इंग्लिश इसकी थोड़ी सी भारी है, बट इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये है, अगर हम एक लीनियर रिग्रेशन, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा y की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है, ये सपोज ये लो, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर दिया, वो ऐसा दिखा रहा है। तो ये देखो, जो हमारे छोटे वैल्यूज हैं x पे, उस पे आप देख लो ये बहुत अच्छा कैप्चर कर रहा है, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये इसका जो वेरिएशन है ना, ये देखो ये इतना एरर दे रहा है यहाँ पे, इतना एरर यहाँ पे दे रहा है, इतना एरर यहाँ पे दे रहा है। बट जब आपकी ये डेटा पॉइंट्स देखोगे, तो इसमें देखो एरर काफी सिमिलर है, छोटे एरर्स हैं और काफी सिमिलर एरर्स हैं, राइट। बट जहाँ की इस रेंज में x के वैल्यूज में एरर रेट या रेसिड्यू बहुत ही हाई है। बट होमोस्कैडास्टिसिटी ये कहता है कि जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू हैव कांस्टेंट वेरिएशन, मतलब यहाँ पे जो वेरिएशंस हैं वो कांस्टेंट है throughout all the levels of independent variables। all the levels of independent variables मतलब सारे throughout the range of the independent variables रेसिड्यू सिमिलर टाइप के हैं। ओके, सिमिलर टाइप के हैं। ओके, ग्रेट। अब हम आखिरी में आखिरी उसमें चले जाते हैं assumptions में, वो है नॉर्मैलिटी का रेट। नॉर्मैलिटी ये कहता है जो रेसिड्यूल्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इसका ये मतलब है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये बेल शेप फॉलो करता है। क्या बेल शेप फॉलो करता है? हमारे रेसिड्यू, रेसिड्यू आपको जैसे पता ही होगा कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाय एंड बाय प्रेडिक्टेड और बाय एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो हमारा रेसिड्यू कहलाता है। ओके, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका ये मतलब है मोस्ट ऑफ द रेसिड्यू या मैक्सिमम जो भी रेसिडुअल वैल्यूज है ना, ये हमारा जीरो है, और ये हमारा प्लस रेसिड्यू है जो कि हायर वैल्यू ऑफ रेसिड्यूज है, ये हमारा बहुत ही लोअर वैल्यू ऑफ रेसिड्यू, मतलब नेगेटिव एरर है और ये पॉजिटिव एरर है। जो मैक्सिमम रेसिड्यूज है ना, वो हमारे जीरो के अबाउट है, मतलब बहुत छोटे छोटे एरर्स हैं जो जीरो के अबाउट, और जो बहुत ही ज्यादा बड़े एरर्स हैं वो बहुत कम है नंबर में। तो मतलब मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब बहुत ही जो भी एरर्स दे रहा है ना, वो जीरो के पास सेंट्रिक है, और जो भी बड़े एरर्स हैं ना वो बहुत छोटे हैं। ओके,
उसका मतलब ये नॉर्मैलिटी का वो मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा, जब हम दूसरे कलर से अगर मैं बनाऊं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऐसा ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि जो नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -10 हो गया, तो नेगेटिव एरर ज़्यादा दे रहा है और पॉजिटिव में कुछ एरर ही नहीं दे रहा, तो मतलब आपका मॉडल ना सारे कम कम वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा है जो भी एक्चुअल वैल्यूज से। वैसा नहीं है, वो जीरो के अबाउट सेंट्रिक होता है, उसको कहते हैं नॉर्मैलिटी। ओके, आई गेस सारे टॉपिक्स कवर हो गए। फटाफट से चेकलिस्ट देख लेते हैं। डेफिनेशन क्लियर, बाय लीनियर एंड रिग्रेशन क्लियर, टाइप्स क्लियर, एप्लीकेशंस क्लियर, लीनियर रिग्रेशन में जो मैट्रिक्सेस हैं वो मैट्रिसेस हैं वो क्लियर, assumptions clear, that's it. Okay, so that's it for the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, so please do like our video. We are very new to YouTube, please like and subscribe to us.